Jai Hind everyone, this is Varsha Dubey. Welcome you all in my social science class. Student, as you know that we have already started the chapter 1 from history, that was French Revolution, जिस पे हमने कुछ एक वीडियोस के थ्रू आपस में मिल करके पढ़ाई कर भी ली है, ठीक है। और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियोस में बोला था कि वी विल स्टडी द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन, हाउ इट द रेवोल्यूशन हैव इवॉल्व्ड, इसको हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन पार्ट 1 और पार्ट 2। तो today's topic is the outbreak of revolution part 1, and here I want to remind you whatever I had taught you till today. In the last few videos we have discussed about the status of French society, growing middle class, what was the role of philosophers, how did the people become aware, ये सारी चीज़ें मैंने आपको कुछ वीडियोस तक पढ़ा दिया अब तक कि कैसे मिडिल क्लास वहाँ बनता है, क्या स्ट्रक्चर, क्या स्टेटस होता है फ्रेंच सोसाइटी का वहाँ पे, फ़िलोसोफर्स का क्या रोल होता है रेवोल्यूशन को लाने में, है ना। फिर साथ में हमने ये भी पढ़ा कि लोग कैसे धीरे धीरे अवेयर होते जाते हैं अपने अधिकारों के लिए, इक्वलिटी के लिए, फ्रीडम के लिए। they knew about the importance of equality, freedom, and one more thing, ट्रेजरी वॉज ऑलरेडी एम्प्टी, ये भी मैंने आपको बताया था। वहाँ की जो खजाना था, शाही खजाना जो था वो बिल्कुल खाली था। एंड लुइस 16 wanted to impose some new taxes on the third state so that he could maintain the empty treasure. उसका जो खजाना खाली पड़ा है उसको सही कर लिया जाए, उसको वापस वो भर सके। इसके लिए वो क्या करता है, वो नई नई टैक्सेस थोपने की कोशिश करता है, किन पर? only on the people of third states. But the people had become aware. Now there were some incidents which have given birth to the revolution, है ना। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं फ्रांस में जिसके कारण वहाँ पे रेवोल्यूशन की कंडीशन आ जाती है, मीन्स आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन स्टार्टेड, है ना। तो वन बाय वन वील डिस्कस ऑल दीज। सो लेट्स स्टार्ट। लुइस 16, अभी देखो इसको क्या लिखा हुआ है। लुइस 16 प्लान्ड टू इम्पोज द टैक्सेस। आप देखो इसको ऐसे नीचे की तरफ जाते हुए पढ़ो, ठीक है। फिर हम बारी बारी से पढ़ाएंगे। लुइस 16, ये आप देखो नीचे लिखा हुआ है, एरो भी बना है। लुइस 16 प्लान्ड टू इम्पोज द टैक्सेस। क्या करता है वो? देयर वेर अ मैकेनिज्म, कह सकते हैं एक रूल था। मैकेनिज्म मतलब रूल, काम करने का तरीका क्या था फ्रांस में? देयर वॉज अ मैकेनिज्म इन फ्रांस दैट न्यू टैक्सेस कांट बी इंट्रोड्यूस्ड विदाउट द मीटिंग ऑफ द स्टेट्स जनरल। और स्टेट्स जनरल क्या था ये भी आप समझ लो। नया कोई टैक्स तब तक नहीं लगाया जा सकता फ्रांस में, ऐसा रूल था वहाँ, जब तक कि स्टेट्स जनरल की मीटिंग ना हो जाए। और ये स्टेट्स जनरल क्या थी? स्टेट्स जनरल इज़ एक्चुअली मीटिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ऑल द 3 स्टेट्स, यानी तीनों स्टेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जब ये मिल के मीटिंग करते थे तो इस मीटिंग को वहाँ कहा जाता था मीटिंग ऑफ स्टेट्स जनरल, ठीक है। in which they have debate discussion on the proposal of the new taxes, जहाँ पे ये सारी चीज़ें वो डिसाइड करते थे, डिबेट करते थे, डिस्कशन करते थे किस पे, कि टैक्सेस लगाए जाएं ना लगाए जाएं, किस तरीके से लगाए जाएं, है ना। एंड द पावर ऑफ कॉलिंग दिस मीटिंग, द पावर ऑफ कॉलिंग द मीटिंग ऑफ द स्टेट्स जनरल was only in the hands of the king. And before Louis XVI, this meeting was held in 1614, and after that it was called upon by the king on 5th May 1789. आप देखो यहाँ ऊपर डेट डली भी है कि लुइस 16 5th May 1789 मीटिंग ऑफ स्टेट्स जनरल, वो प्लान करता है कि नए नए टैक्सेस लगाने हैं, और ये टैक्सेस तब तक नहीं लगाए जा सकते थे जब तक कि स्टेट्स जनरल की मीटिंग ना हो। कांट इम्पोज टैक्सेस विदाउट द मीटिंग ऑफ स्टेट्स जनरल, ठीक है। और लास्ट मीटिंग वहाँ पे कब हुई थी? केवल एक बार आखिरी मीटिंग हुई थी 1614 यानी 1614 में, और उसके बाद लुइस 16 इनकी मीटिंग बुलाता है कब? 5 मई 1789 को, है ना। इतने लंबे समय के बाद फिर से वापस मीटिंग बुलाई जाती है स्टेट्स जनरल की, ठीक है। फिर वहाँ होता क्या है देखो, द किंग ब्रिंग द न्यू प्रपोजल फॉर द टैक्स इन द मीटिंग, है ना। प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस।
क्या क्या? 300 representatives each from first and second states, and second one 600 representatives from third states, 40,000 letters of poor peasant, etc. But voting had to be conducted on the principle that each state had one vote. इसको मैं क्लियर करती हूँ आपको. देखो, द किंग ब्रॉट द न्यू प्रपोजल फॉर द टैक्स इन द मीटिंग. जो स्टेट जनरल की मीटिंग होती है उसमें राजा ये जो है पूरा प्रपोजल लेके आता है टैक्सेस का, है ना. इन विच देर वॉज 300 रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम ईच ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट. फर्स्ट और सेकेंड स्टेट्स के कितने रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वहाँ पे? 300. बट देर वर 600 रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द थर्ड स्टेट. लेकिन फर्स्ट और सेकंड से तो 300 होते हैं, लेकिन थर्ड स्टेट से 600 रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं. क्यों? बिकॉज इट्स पॉपुलेशन वॉज मोर दैन द अदर 2 स्टेट्स. फर्स्ट और सेकंड स्टेट्स के लोग लिमिटेड थे, लेकिन थर्ड स्टेट्स की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा थी. ठीक है. बट हु वेर दीज 600 रिप्रेजेंटेटिव्स? दे वर द प्रॉस्परस पीपल ऑफ द थर्ड स्टेट, है ना. Poor peasants, workers, laborers, women, they were not allowed to attend the meeting. Only the educated and prosperous people of the third states attained the meeting. सुनने में तुमको बड़ा अच्छा लग रहा है कि नहीं? देखो, बाकी में 300 है और इसमें 600 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं. बात तो इक्वलिटी की हो ही रही है, लेकिन नहीं. इन 600 रिप्रेजेंटेटिव्स में ओनली जो क्रीम लेयर पे लोग थे, यानी थर्ड स्टेट में भी जो प्रॉस्परस लोग थे, जो एजुकेटेड लोग थे, सिर्फ वही 600 लोग इसमें शामिल थे एज अ रिप्रेजेंटेटिव्स. और जो पुअर क्लास थी, जो पीजेंट किसान का वर्क था, या लेडीज़ को यानी वीमेंस को जो है इससे बाहर रखा गया. इस मीटिंग में आने का उनको अधिकार नहीं था. ठीक है. वो जब मीटिंग होती थी तो वो हॉल के बाहर खड़े होते थे. ठीक है. और बट वोटिंग हैड टू बी कंडक्टेड ऑन द प्रिंसिपल दैट ईच स्टेट हैड वन वोट. अब आप देख लो क्या तरीका था कि जब कोई टैक्स या किसी प्रपोजल पे मीटिंग हो रही है तो तीनों ही स्टेट्स के लोगों को केवल एक वोट देने का अधिकार था. आपको तो देखने में लग रहा है ठीक तो है, फर्स्ट स्टेट भी वन वोट देगा, सेकंड भी देगा और थर्ड भी देगा. लेकिन आप ये सोचो, फर्स्ट स्टेट का मतलब क्या था? ओनली चर्च या फिर केवल जो किंग था वो. ठीक है. सेकंड स्टेट में जो उसके नियर एंड डियर जो रिलेटिव्स होते थे, नोबल क्लास जिसको हम कहते हैं, या फिर चर्च के जो लोग थे, है ना, वो लोग शामिल थे. तो ये लोग तो लिमिटेड होंगे ना. एक्चुअली तो पॉपुलेशन का रेशियो अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा किस में था? थर्ड स्टेट पे था. लेकिन कहाँ एक व्यक्ति, कहाँ कुछ गिने चुने 150 लोग, और कहाँ इतनी लंबी पॉपुलेशन, सबको एक ही वोट देने का राइट है. कहाँ आती है इसमें बात इक्वालिटी की? नहीं आती ना. तो the vote value of third state had been underestimated, yet having the maximum population. So the third state demanded the voting value of 2, and that was against the principle. थर्ड स्टेट डिमांड करने लग जाता है कि नहीं, हमारी वोटिंग वैल्यू आप 2 कीजिए, जो कि उसके सिद्धांत के खिलाफ था. But as I mentioned earlier, that Rousseau in his book Social Contract wrote the importance of equal voting right. Now the people become aware, they knew about the democratic government, equal voting right, they had been influenced by the ideas of philosophers, they opposed the discrimination and boycott the meeting of the States General. चूँकि लोग अब अवेयर हो चुके थे, उनको अपने अधिकारों के बारे में, उनको अपने वोटिंग राइट के बारे में आइडिया हो चुका था. लोग क्या करने लगे? फिलोसफर्स से प्रभावित थे, है ना. और ये जो तरह तरह की जो बुक्स आई थी, जैसे कि रूसो ने जो बुक लिखी थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब इन सब लोगों ने क्या किया? लोगों को एनकरेज किया, लोगों को इंटेलेक्चुअल बनाने की कोशिश की कि यू विल हैव टू बी अवेयर टुवर्ड्स योर राइट्स. अपने अधिकारों के प्रति आप सतर्क होना पड़ेगा आपको, अदरवाइज़ आपको कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, है ना. तो इनका इन्फ्लुएंस तो सोसाइटी पे दिख ही रहा था. लोग अब अवेयर हो चुके थे. दे अपोज द डिस्क्रिमिनेशन एंड बायकॉट द मीटिंग ऑफ द स्टेट्स जनरल. लोगों ने उस मीटिंग का बहिष्कार कर दिया और कहा कि हम इस डिस्क्रिमिनेशन का विरोध करते हैं. दे डिमांडेड द इक्वल राइट टू वोट, बट द किंग रिजेक्टेड देयर प्रपोजल. लोग अब इक्वल वोटिंग राइट की बात करते हैं, लेकिन राजा इनकार कर देता है. एंड दिस वॉज द मिस्टेक ऑफ द किंग. यही उसकी सबसे बड़ी गलती होती है.
The people boycotted the meeting and went to the tennis court and formed a national assembly, which is the group of the third state. लोग वहाँ से निकल के टेनिस कोर्ट में, आप सोचो कि टेनिस कोर्ट क्यों जाते हैं, क्योंकि टेनिस कोर्ट बड़ा ही स्पेशियस एरिया था जहाँ पे कुछ ज़्यादा संख्या में लोग जो हैं वो एक साथ इकट्ठे हो सकते थे। तो ये सब के सब वहाँ चले जाते हैं और वहाँ जा कर के थर्ड स्टेट के सारे लोग निकल कर के क्या करते हैं, नेशनल असेंबली का एक फॉर्मेशन करते हैं। और इस नेशनल असेंबली में कौन लोग होते हैं, ओनली द group of the third state, people from the third state. They decided to frame a constitution so that the power of the king can be minimized or limited. Some people like Mirabeau, Abbasias supported them. है ना, नेशनल असेंबली में लोग ये सोचते हैं कि अब हमें प्लानिंग बनानी पड़ेगी, एक संविधान पहले हम बनाएं, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं जिससे राजा के पावर को लिमिटेड किया जा सके, मिनिमाइज़ किया जा सके। इनमें कुछ लोग जो थे जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया, जैसे मीराबेओ, अब्बासियास। अगर मीराबेओ के बारे में मैं बताऊं आपको तो आप देखोगे ही वॉज द पर्सन बिलोंग्स टू फर्स्ट स्टेट. Despite being member of the first estate, he supported the third estate because he was against the feudal system. हालांकि मीराबेओ फर्स्ट स्टेट का मेंबर था, लेकिन फिर भी उसको अपने यहाँ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था वो उसके अगेंस्ट था। उसको नहीं अच्छा लगता था कि थर्ड स्टेट के लोगों को इस तरीके से सप्रेस किया जा सके। ठीक है, तो उसने सपोर्ट किया इन्हें। फिर अब्बासियास कौन थे? ही वॉज अ प्रीस्ट फ्रॉम क्लर्जी स्टेट हु लीड द पीपल ऑफ थर्ड स्टेट इन मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। अब्बासियास भी सेकंड क्लास से बिलोंग करते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर भी थर्ड स्टेट्स के लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में उनकी हेल्प की। ही रोट अ पैम्पलेट, एक पैम्पलेट लिखते हैं वो, जिसमें ये लिखा होता है व्हाट इज़ थर्ड स्टेट, इन विच ही अप्रिशिएटेड द थर्ड स्टेट एंड स्ट्रेस्ड ऑन द नीड ऑफ द इक्वल वोटिंग राइट। थर्ड स्टेट क्या है, इनके बारे में वो डिटेल में उस पैम्पलेट पे लिखते भी हैं, अप्रिशिएट करते हैं थर्ड स्टेट्स के लोगों को कि कैसे वो स्ट्रेस झेलने के बावजूद अपनी वोटिंग राइट की डिमांड कर रहे हैं। तो इन दिस वे स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस द प्री कंडीशन ऑफ फ्रांस बिफोर द रेवोल्यूशन, है ना। अब तक हमने ये देख लिया कि रेवोल्यूशन होने के पहले, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ का, आप कैसे हुआ ये जानने से पहले ये जानिए कि उसके पहले का स्ट्रक्चर क्या था सोसाइटी का। कोई घटना अगर हुई तो उसके पीछे कारण तो पहले से बनने लग जाते हैं ना। तो वी हैव डिस्कस द प्री कंडीशन ऑफ फ्रांस बिफोर द रेवोल्यूशन, बट देयर वर समथिंग मोर विच क्रिएट द बैकग्राउंड ऑफ द रेवोल्यूशन। कुछ और भी बातें थी जिनके कारण वहाँ पे जो है ये रेवोल्यूशन हुआ। ठीक है, एंड आई विल एक्सप्लेन यू दैट इन द नेक्स्ट वीडियो, दैट व्हाट अबाउट द सोसाइटी के बारे में क्या है, कैसे है, ये मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊँगी। टॉपिक होगा द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन पार्ट 2। तो सो दैट्स इट फॉर टुडे। स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट to hit on the bell icon to get the notification of my upcoming video. Till then, goodbye. Jai Hind.